हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास का अगला वीडियो है, जिसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बाबर और हुमायूं को देख लिया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई उसे देख लिया। अगली कड़ी में हम आज पूरे विस्तार से अकबर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसे शासक हैं जिसे हमें सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके कार्य, उनकी स्थापना, उनके जो कला है, शासन व्यवस्था, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अकबर मुगल साम्राज्य में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अकबर से ही रिलेटेड, चाहे इसके नौरत्न हो या इनकी सामाजिक व्यवस्था हो, दीन इलाही धर्म हो, कोई भी तरीके का हो, और अकबर के शासनकाल का जो तिथिवार घटनाक्रम है उसे हम पूरे विस्तार से देखेंगे। पहले हम डिटेल से देख लेते हैं कि अकबर ने क्या कार्य किया, अकबर का परिचय क्या था, अकबर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर लास्ट में हम पूरे डेट के हिसाब से, मतलब तिथिवार, कैसे कैसे किस किस सन में अकबर से रिलेटेड जो घटनाक्रम है वो हुआ है, उसे एक बार देख लेंगे, ताकि अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो और आपकी समझ बिल्कुल अच्छे से विकसित हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये अकबर है कौन, है ना। थोड़ा परिचय देख लेते हैं। पहले एक नॉर्मल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी अकबर के बारे में। देखिए, अकबर का जो शासनकाल होता है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक होता है। कब से कब तक होता है? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक होता है। और इसे हम पूरे घटनाक्रम को देखेंगे लास्ट में, है ना। कैसे क्या क्या होता है वो तो देखेंगे ही, एक बार पहले आप पूरी चीज़ें सुनिए, ठीक है। तो देखिए, जो अकबर है उनका जन्म जब होता है, कब होता है? 1542 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो अमरकोट। कहाँ होता है? अमरकोट में होता है। अ से अकबर, अ से अमरकोट, है ना। और इनकी जो माता है वो कौन होती है? तो हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी होती है, यानी हुमायूं का ही बेटा है अकबर, है ना। हमने पढ़ा था मुगल जो शासकों का क्रम है, भाजी सब्जी फरमा साहब करके पूरे ट्रिक से पढ़ा था। तो अकबर जो है वो किसका बेटा है? हुमायूं का। और माता का नाम कौन है? तो हमीदा बानो बेगम। कहाँ हुआ था जन्म? अमरकोट। कहाँ है अमरकोट? पाकिस्तान में, है ना। और कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, इस पुत्र के जन्म के समय अनेक देवी घटना हुई थी, मतलब कहा जाता है कि उस समय अनेक दैवी घटनाएं हुई थी। इसी के कारण इस बालक का नाम जो है बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया, ठीक है। तो ये इनका आपको पूरा नाम भी याद रखना है। क्या है इनका पूरा नाम? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ से जो आपको याद रखनी है? एक तो 1542 में जन्म हुआ था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, है ना। पिता का नाम हुमायूं था, और जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। और इनके जन्म के समय अनेक दैवी घटना हुई थी, जिसके कारण इनका जो नाम था वो क्या था? बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। अब देखिए, होता क्या है, जब 1551 का समय होता है ना, और जो हुमायूं है उस 1551 के समय में हुमायूं जो है अकबर को गजनी प्रांत का सूबेदार बना देता है, ठीक है। हुमायूं क्या कर रहा है? अकबर को गजनी प्रांत का सूबेदार बनाता है। कितने वर्ष की आयु है इनकी? देखिए, 1542 में जन्म हुआ है, 1551 में, ठीक है। इतने ही कम उम्र में इसे सूबेदार नियुक्त कर देता है। अब उसके बाद 1555 ईस्वी में जब सरहिंद का युद्ध होता है, कब? 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है, उसमें अकबर भी भाग लेता है, बहुत ही कम उम्र में, है ना, ठीक है। अब क्या होता है, जब सरहिंद के युग में अकबर भाग लेता है तो विजय पाने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने बैरम खां के संरक्षण में, ठीक है, बैरम खां हम आगे पढ़ेंगे। बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, और आपने जोधा अकबर जो मूवी देखी उसमें भी बैरम खां को देखा होगा, है ना। तो 1555 में जब ये विजय प्राप्त कर लेता सरहिंद के युग में, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर को लाहौर का सूबेदार बना देता है। 1551 में गजनी प्रांत का सूबेदार था, फिर 1555 में लाहौर का भी सूबेदार बन जाता है। किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, जो अकबर है वो पढ़ा लिखा नहीं होता। अकबर क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन
उसे राजनीति और प्रशासन की शिक्षा बैरम खां से मिलती है। हमने पढ़ा ना भी कि बैरम खां जो है वो अकबर का क्या है, संरक्षक है, तो उसी ने ही उसे राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी है ना, इसलिए बैरम खां को उसका गुरु भी कहा जाता है। अब देखिए हमने हुमायूं वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की जो है सीढ़ी से गिरने की वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना। तो असमय मृत्यु के बाद जो बैरम खां है ना, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 ईस्वी में, तो बैरम खां कालानौर में, ये इंपॉर्टेंट जगह है भाई, याद रखिएगा, कहाँ, कालानौर गुरदासपुर के पास है, ठीक है, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाता है। तो कब होता है अकबर का राज्याभिषेक, 1556 में। 1542 में जन्म हुआ, 1556 में राज्याभिषेक हुआ, बहुत ही कम उम्र है, इसलिए जो बैरम खां है ना, मतलब ये बैरम खां तो एकदम जल्दी से, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है अकबर का राज्याभिषेक करवा देता है ना। अब अकबर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है देखिए, फिर मैं बैरम खां से रिलेटेड आपको बताऊंगी। अब देखिए अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ, हमने देखा है ना, और अमरकोट में हुआ, ये भी हमने देखा। कौन से महल में हुआ, तो राणा वीरसाल के महल में हुआ, ठीक है। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था, अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था, हमने अभी देखा ये सारी चीज़ें है ना। अब अकबर का जो राज्याभिषेक है वो कब होता है, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में होता है। कब होता है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण में होता है। कहाँ होता है, कालानौर में होता है, ठीक है। और 1560 ईस्वी तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में कार्य करता है और बैरम खां को अपना वकील नियुक्त करता है, ठीक है। तो कब से कब तक बैरम खां के संरक्षण में कार्य करता है भाई, जब उसका राज्याभिषेक होता है 1556 से 1560, 4 साल तक वो किसके, बैरम खां के संरक्षण में शासन करता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए जैसे ही सिंहासन पर बैठता है अकबर 1556 ईस्वी में, वैसे ही बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में वो पानीपत के द्वितीय युद्ध, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है ना, उसमें हेमू विक्रमादित्य को हरा देता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1526 में। किसके और किसके बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो हमने देखा, अब पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हो रहा है, तो अकबर और हेमू के बीच हो रहा है। इसमें सहायता कौन करता है, तो आपका बैरम खां है ना। तो 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया है ना। 1560 तक तो बैरम खां के संरक्षण में था, ठीक है, बैरम खां को अपना संरक्षक नियुक्त किया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो मुक्त होता है 1560 में, फिर 1561 में कहाँ पर हमला करने जाता है भाई, मालवा में, मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करने के लिए जाता है, ठीक है। 1560 से 1564 तक का जो शासनकाल है उसे पेटीकोट शासन कहते हैं। 1560 तक का तो क्या था, बैरम खां का संरक्षक काल था, है ना। वैसे ही अब 1560 से 64 तक का जो शासनकाल है उसे पेटीकोट शासन कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोई तो वजह होगी ना, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो अकबर की धाय माँ थी ना, महामंगा, आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, उसमें महामंगा के बारे में दिया हुआ है ना। तो जो उनकी धाय माँ थी महामंगा, उन्होंने इस शासन में विशेष दखल दिया, उन्होंने ही मतलब मुख्य रूप से शासन किया, इसलिए इस शासन को क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन कहते हैं। तो 1556 से 1560 तक बैरम खां का संरक्षण काल है, 1560 से 1564 तक पेटीकोट शासन है, ठीक है। इसे ही हम पर्दा शासन भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका पेटीकोट शासन। अब देखिए होता क्या है, उज्बेक मिर्जाओं तथा यूसुफ जैयों का विद्रोह होता है। कब, 1564 ईस्वी में। क्यों होता है, अकबर ने जो है हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। अकबर ने क्या किया, हिंदुओं पर जो जजिया कर लगता था ना, उसे समाप्त कर दिया। तो उज्बेक मिर्जा और यूसुफ जैयों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, अकबर के। कब हुआ, 1564 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर गुजरात विजय के दौरान जब अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यही सर्वप्रथम उसने समुद्र को देखा था, ठीक है। तो जब मैं आपको अकबर के पढ़ाऊंगी, जो अकबर के जितने भी विजय अभियान है उसमें ये सारी चीज़ें और डिटेल से बताऊंगी, है ना। तो ये तो थोड़ा सा परिचय टाइप का हो गया। अब थोड़ा सा स्थापना देख लेते हैं कि अकबर ने किन किन चीज़ों की स्थापना की थी, है ना। तो देखिए जो अकबर है,
इसने 1571 में अकबर ने क्या किया, आगरा से 36 किलोमीटर की दूर पर, ठीक है, आगरा से कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, 1571 में क्या किया, फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर बनाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की भी स्थापना की। इसी फतेहपुर सिकरी में क्या किया, इबादत खाना बनवाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चा हेतु इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है, कब की, 1575 में की, जहां पर शुरू में तो सिर्फ मुस्लिम धर्म के अनुयायी आते थे, किंतु 1578 से सभी धर्मों के अनुयायी आने लगे। ठीक है, देखिए इनका दक्षिण विजय देख लेते हैं। जो अकबर है उनके दक्षिण विजय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन्होंने, देखिए जो अकबर है दक्षिण विजय के अंतर्गत खानदेश को जीतता है, दौलताबाद को जीतता है, अहमदनगर को जीतता है, असीरगढ़ को जीतता है। इस प्रकार ये दक्षिण विजय की ओर मतलब बढ़ता है। दक्षिण विजय के बाद ही उसने दक्षिण के सम्राट की भी उपाधि धारण की। जिस तरह से वो अकबर दक्षिण की ओर बढ़ता है, खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़, इस प्रकार जो दक्षिण के क्षेत्र है उन्हें जीतने के बाद दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अकबर ने संपूर्ण उत्तर भारत को भी जीत लिया था। जो ऊपर का उत्तर भारत है उसे पूरी तरह से जीत लिया था, बस मेवाड़ वाले क्षेत्र को वो जीत नहीं सका। तो आपको याद रखना है कि अकबर ने संपूर्ण उत्तर भारत तो जीता, पर कौन सा क्षेत्र नहीं जीत पाया, मेवाड़। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अकबर की जो उत्तर की विजय है उसे भी देख लेते हैं। जिस तरह से हमने दक्षिण का देखा, उत्तर का थोड़ा डिटेल से देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए उत्तर की जो विजय है, अकबर की जो उत्तर की विजय है उसमें सबसे पहले आपको देखना है मालवा। इस समय शासक कौन था, बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन है, बाज बहादुर। तो इस समय जो मुगल सेना है, मुगल सेना जो अकबर की सेना है उसका सेनापति कौन था, तो आदम खां था। कौन था, आदम खां और पीर मोहम्मद। ठीक है, ये अकबर की पहली विजय थी। इसमें अकबर को विजय मिली किसमें, मालवा विजय में, है ना। वैसे ही गोंडवाना विजय, अकबर जो है गोंडवाना की ओर जाता है। यहाँ की शासक होती है रानी दुर्गावती, है ना, जो महोबा के चंदेल राजकुमारी होती है। ठीक है, महोबा की चंदेल राजकुमारी होती कौन, रानी दुर्गावती। ठीक है, तो ये जो दुर्गावती है इसके साथ भी जब अकबर की सेना का युद्ध होता है तो सेनापति होता है आसफ खां। ठीक है, और गोंडवाना राज्य की शासिका जो महोबा की चंदेल राजकुमारी है कौन, रानी दुर्गावती। इनके जो पुत्र होते हैं वो अल्पवयस्क होते हैं, वयस्क नहीं हुए होते हैं। क्या नाम होता है उनका, वीर नारायण उनकी संरक्षिका होती है। अकबर ने गोंडवाना विजय करने के बाद चंद्र शाह को यह राज्य वापस कर दिया और गोंडवाना, ठीक है, क्या किया, पहले गोंडवाना विजय तो किया, फिर चंद्र शाह को उसको जो राज्य है वो वापस कर दिया। गोंडवाना की राजधानी जो थी वो चेरागढ़ थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए राजस्थान विजय के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें। जिस तरह से मैंने कहा उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो थोड़ा आपको देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आमेर 1562 ईस्वी की बात है। आमेर में शासक होते हैं बिहारी मल। ठीक है, तो जब यहाँ पर वो विजय अभियान के लिए जाते हैं तो आमेर जो है वो अपनी स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये पहला राजपूताना राज्य होता है जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने यहाँ पे क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, बिहारी मल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह, किसका विवाह, जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया, जिससे जहांगीर उत्पन्न हुआ। मतलब इन जो जोधाबाई है और अकबर है, इनके पुत्र का नाम क्या होता है भाई, जहांगीर। और आपने जोधा अकबर आपने तो देखा ही है मूवी, है ना, नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अकबर ने भारमल के दत्तक पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को उच्च मनसब प्रदान किया। जब हम अकबर के 9 रत्न पढ़ेंगे तो उसमें भगवान दास भी आपको देखने को मिलेगा और मानसिंह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके दत्तक पुत्र होते हैं, भारमल के। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक बार देख लीजिए कि आमेर की ही जो राजकुमारी होती है जोधाबाई, है ना, उनसे ही अकबर का विवाह होता है। ठीक है, मेड़ता विजय, मेड़ता उत्तर भारत में है ये। ठीक है, यहाँ के शासक होते हैं जयमल।
ये भी 1562 की बात है। और इसमें मुगल नेतृत्व करता है सरफुद्दीन, और इसमें भी मुगल की विजय हो जाती है। ठीक है, अब मेवाड़, मेवाड़ शासक होते हैं उदय सिंह। ठीक है, मुगल नेतृत्व करता है अकबर। अब क्या होता है, मेवाड़ पर जब आक्रमण करता है अकबर, है ना, तो इस पर जो उनका नेतृत्व है वो खुद अकबर ही करता है। ठीक है, उदय सिंह ने किले की सुरक्षा का भार अपने 2 सेनापतियों को दिया था। किसको? जयमल को और फतेह को। ठीक है, इसे फतेह सिंह भी कहते हैं। अब इसे सौंप कर वो क्या किया, समीप की पहाड़ियों में चला गया। जैसे ही अकबर मेवाड़ है ना वहां पर आक्रमण करने के दौरान 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया। इस कलंक को मिटाने के लिए उसने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल एवं फतेह की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। ठीक है, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध जारी रखा। अकबर ने अपने 2 सेनापतियों, कौन कौन से, मान सिंह और आसफ खां को भेजा। फलस्वरूप हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। हम देखेंगे हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके बारे में, है ना। तो देखिए, मेवाड़ के राजा कौन थे? उदय सिंह थे। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा था अकबर को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1576 ईस्वी में होता है। इसमें किसके किसके बीच होता है? तो जो अकबर के सेनापति होते कौन? मान सिंह, है ना, और मेवाड़ के जो शासक होते हैं महाराजा प्रताप, इनके बीच होता है। और महाराजा प्रताप जो है वो पराजित हो जाता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध तो इम्पोर्टेंट है। कब हुआ है? कब हुआ है भाई? 1576 में। किसके किसके बीच? तो अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच और मेवाड़ के शासक महाराजा प्रताप के बीच। जीतता कौन है? मान सिंह। हारता कौन है? महाराजा प्रताप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे रणथंभौर का युद्ध, तो रणथंभौर का होता है 1569 में। शासक होता है सुरजन राय। मुगल नेतृत्व अकबर और भगवान दास करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कालिंजर विजय, यहाँ शासक होता है रामचंद्र, और इसमें जो नेतृत्व करता है मुगल की ओर से कौन होता है? मजनू खां। ठीक है, वैसे ही मारवाड़ और बीकानेर और जैसलमेर सभी उत्तर भारत के क्षेत्र है। ठीक है, 1570 में होता है। इन तीनों राज्यों के शासकों ने स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। मारवाड़ शासक रामचंद्र सेन, बीकानेर के जो कल्याण है, कल्याणमल, और जैसलमेर के शासक कौन? रावल हरहाय। ये तीनों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक देख लेते हैं गुजरात विजय, ये इंपॉर्टेंट है 1572 से 84। देखिए इस समय शासक होता है गुजरात में मुजफ्फर खां तृतीय। कौन होता है? मुजफ्फर खां तृतीय। प्रारंभ में अकबर ने स्वयं गुजरात विजय का नेतृत्व किया। गुजरात पर अधिकार करने के बाद अकबर ने मिर्जा अजीज, ठीक है, कौन? मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं वापस आ गया। इस बीच उसे सूचना मिली कि जो गुजरात के मोहम्मद हैं, कौन? मोहम्मद हुसैन मिर्जा, उसने विद्रोह कर दिया है ना। तो अकबर ने बहुत तीव्र गति से आकर पहले क्या किया? गुजरात विजय किया, खुद नेतृत्व किया, खुद गुजरात विजय किया, अधिकार भी कर लिया। उसके बाद अकबर वहां से लौट जाता है। किसको? मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त करके वहां से लौट जाता है। ठीक है, फिर बाद में उसे सूचना मिलती है कि गुजरात के जो मोहम्मद हुसैन मिर्जा है उसने विद्रोह कर दिया है। तो विद्रोह भड़क न जाए इसके लिए अकबर ने क्या किया? बहुत तीव्र गति से आया और 1573 ईस्वी में, कब? 1573 ईस्वी में इस विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, अकबर का ये जो अभियान था बहुत तीव्र अभियान था, बहुत ही तीव्र अभियान था। इसी के बारे में स्मिथ ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? इंपॉर्टेंट है, स्मिथ ने। क्या लिखा है? कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण था। मतलब बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से द्रुतगामी, है ना, आक्रमण था। किसने कहा? स्मिथ ने कहा। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें जो है गुजरात, मतलब अकबर के जो विजय अभियान उसके ऊपर है। देखिए गुजरात में ही अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों के संपर्क में आया। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। और यहाँ पर कैम्बे में, गुजरात की एक जगह है कैम्बे, वहां पर जाकर समुद्र को देखा पहली बार अकबर ने। अकबर के वापस लौटने पर वहां पुनः विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को कुचलने का कार्य 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम ने किया। इसी समय अकबर ने उसे खाने खाना की उपाधि दी। तो हम जब नवरत्न पढ़ेंगे तो उसमें अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में भी पढ़ेंगे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं तो आगे बताऊंगी ही आपको। देखिए
जो आमेर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, इनकी रियासतों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, आत्मसमर्पण की अधीनता स्वीकार कर ली, साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए लाइन से। जैसे उत्तर भारत की जो हम विजय देख रहे हैं उसमें मालवा है ना, मालवा में हुआ था, गोंडवाना विजय हुआ। ठीक है, फिर राजस्थान में आमेर में ही हमने जोधाबाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की, फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, वैसे ही मेड़ता विजय, मेवाड़ और फिर हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के कारण ही हुआ था। हमने देखा मेवाड़ के साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध होता है ना। फिर रणथंभौर, फिर कालिंजर, फिर मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर। तो जिस तरह से हमने देखा जो जोधाबाई वाला क्षेत्र था है ना, वैसे ही मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर है ना। यहाँ के भी राज्यों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली और इनके साथ अकबर ने क्या किए भाई, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैसे ही गुजरात विजय, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। गुजरात विजय के समय ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके धर्म के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो धर्म क्या है? दीन-ए इलाही धर्म। कौन सा धर्म? दीन इलाही धर्म। देखिए 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर, खासकर जब ये जोधाबाई के संपर्क में आते हैं उसके बाद ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भी है रीजन, अब देखिए 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर एक नवीन धर्म की स्थापना की। वो कौन सा धर्म था? दीन इलाही धर्म। ठीक है, कब स्थापना की? 1582 में। अब देखिए दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम व्यक्ति, अंतिम हिंदू जो था वो कौन था? तो बीरबल था। ये भी आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक है। जितने नाम मैंने आपको बताया अभी रिपीट होंगे 9 रत्नों में। ठीक है, तो बीरबल जो था, जो बीरबल है वो क्या किया? इसी दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था और अंतिम हिंदू था। ठीक है, अकबर के राजकवि फैजी ने भी दीन इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी ही है। ठीक है, अब देखिए अकबर के काल में रची गई रचनाएं, तो ये रचना भी है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी रचना है भाई? देखिए जैन विद्वान परम सुंदर, इन्होंने अकबर शाही लिखा, श्रृंगार दर्पण लिखा, सिद्ध चंद्र है ना, भानुचंद्र चरित की रचना की। देखिए जो जैन विद्वान है परम सुंदर, उन्होंने अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण लिखा है ना। अकबर शाही और श्रृंगार दर्पण किसने लिखा? तो जैन विद्वान परम सुंदर ने लिखा। वैसे ही सिद्ध चंद ने भानुचंद्र चरित्र की रचना की। अबुल फजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। हम 9 रत्नों में पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। ठीक है, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे हम रज्जा या रज्मनामा कहते हैं। ठीक है, रज्मनामा या रज्जा। ठीक है, तो अब ये हो गया, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। वैसे ही पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया। ठीक है, अनुवाद ए सुहैरी नाम से किया। कौन से नाम से किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुवाद ए सुहैरी। तो ये रचनाएं हो गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा, अकबरनामा लिखा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसे हम रज्जा या रज्मनामा कहते हैं। पंचतंत्र का भी इनके का शासनकाल में अनुवाद हुआ था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। क्या नाम से किया था? तो अनुवाद ए सुहैरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं अकबर के 9 रत्न। ज़्यादा नहीं बचे, जितना बचे वो याद कर लेना आपको। तो एक ट्रिक है इसके लिए, बात बात में, ठीक है, MDH, बात बात में MDH। तो बात बात में MDH कैसे है भाई? देखिए बी से बीरबल जो कि प्रधानमंत्री था, वजीर था, थोड़ा डिटेलिंग जिसके बारे में बताना होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बात बात में MDH आपको याद करना है, इनके 9 रत्नों को ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, बात बात में MDH। ठीक है, ए से अबुल फजल, अभी हमने देखा अबुल फजल के बारे में। टी से तानसेन, बी से भगवान दास, स्टार्टिंग में मैंने बताया था भगवान दास के बारे में, है ना। ए से अब्दुल रहीम खाना, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, टी से टोडरमल, ठीक है, एम से मानसिंह, इसके बारे में हमने देखा, है ना। मुल्ला दो प्याजा, डी से दो प्याजा, जिसमें आपको लगा देना है मुल्ला। ठीक है, तो मुल्ला दो प्याजा। और एस से हकीम हुक्काम,
ठीक है, हकीम हुक्काम। तो ये सभी कौन है? अकबर के दरबार के 9 रत्न है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। बात बात में MDH। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, मान सिंह, दो प्याजा मुल्ला यानी मुल्ला दो प्याजा, और हकीम हुक्काम। थोड़ा सा इनका कार्य देख लो क्या है भाई। जो बिरबल है, ठीक है, जो बिरबल है, अभी हमने इसके बारे में देखा कि इन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया। ये एकमात्र हिंदू थे, है ना, प्रथम और अंतिम। इन्हें कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था अकबर ने। कविराज की उपाधि से सम्मानित किया था किसे? बिरबल को। जो बिरबल है ये प्रधानमंत्री वजीर था इनका, ठीक है। और देखिए जो संगीत सम्राट तानसेन, तानसेन के बारे में बताइए। इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है। अकबर के दरबार के ये एक विलक्षण संगीतज्ञ थे, इनके जैसा और कोई नहीं था। इनके बचपन का नाम जो था वो रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास, याद रखिएगा, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी? तानसेन को दी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित कौन था? सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन, ठीक है। जिनका जन्म मतलब इन्होंने कौन कौन सी जो रचना है वो की थी? तो मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, इंपॉर्टेंट है। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार पूछता है किन की रचना है? तो तानसेन की रचना है। और इनका मकबरा भी पूछता है, तो कहाँ है भाई? ग्वालियर में है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना, हमने इसके बारे में देखा था। ये भी अकबर के दरबार के राजकवि थे और ये बैरम खां के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में। अब देख लेते हैं अकबर की सामाजिक नीति। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ये हकीम हुक्काम है ना, ये रसोईया जो विभाग था उसके प्रमुख थे। कौन? हकीम हुक्काम, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा लिखा है तो ये नहीं सोचना है कि रसोई डिपार्टमेंट मुल्ला दो प्याजा का था। वो हमेशा खाने के समय कहा जाता है कि 2 प्याज लेकर बैठते थे खाने के लिए, इसलिए जो अकबर इन्हें प्यार से दो प्याजा करके बुलाते थे। फिर इनका नाम जो है मुल्ला दो प्याजा हो गया, है ना। तो जो रसोई विभाग के थे वो कौन थे? तो हकीम हुक्काम, ठीक है। टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। हम आगे डिटेल से देखेंगे, जिनका पारी मतलब जिसमें जो बताना होगा मैं बताऊंगी आपको। देखते हैं थोड़ा सा अकबर की सामाजिक नीतियाँ। देखिए अकबर ने बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए हमें लेक्चर थोड़ा लंबा और लेंदी लग रहा होगा, लेकिन सारी चीज़ें आप एक साथ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, ठीक है। तो देखिए अकबर है, अकबर की सामाजिक नीति में आप देखेंगे कि अकबर जो है वो जजिया कर को समाप्त कर देता है, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर देता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? जो हिंदियों पर लगता था जजिया कर उसे समाप्त कर देता है, तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर देता है, वजीर मुजफ्फर खां को नियुक्त करता है, ठीक है, सामाजिक नीति के अंतर्गत। ये कृष्ण जन्माष्टमी पर भी भाग लेता था और किसी की मृत्यु हो जाने पर इसने मुंडन प्रथा का भी प्रचलन करवाया था, ठीक है। ये बहुत ही धर्म सहिष्णु शासक था। इसने किसी भी धर्म के साथ उतना ज़्यादा भेदभाव नहीं किया, धर्म के प्रति सहिष्णु था, ठीक है। सभी धर्म के प्रति सम्मान की भावना रखता था, इसलिए इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, हमने देखा अभी, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? जजिया कर समाप्त किसने किया? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया? अकबर ने, है ना। ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया। जिस तरह से जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, वैसे ही दास प्रथा का भी अंत किया। बहुविवाह प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, है ना। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, ने अच्छे कार्य किए, हमने देखा, है ना। इसने बाल विवाह को रोकने की चेष्टा की, है ना, बाल विवाह को रोकने की चेष्टा की। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, वैश्याओं को नगर से बाहर शैतानपुरी में बसाया। कहाँ बसाया? शैतानपुरी में। अकबर गुरुवार के दिन न्याय कार्यों को देखता था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए अकबर ने सती प्रथा बंद करवा दी भाई, है ना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, दास प्रथा को बंद करवा दिया, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, है ना, वैश्याओं को नगर से बाहर शैतानपुरी में बसाया। मतलब अच्छे अच्छे कार्य जो हैं वो अकबर ने किए। सूफी संत जो सलीम चिश्ती थे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। सूफी संत सलीम चिश्ती जो है अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं अकबर कालीन जो प्रमुख चित्रकार हैं, कलाकार हैं, वो
कौन कौन है? तो देखिए विदेशी चित्रकार में अगर कहूँ तो अब्दुल समद है ना, अब्दुल समद है, मीर सैयद है, अली, ठीक है, मीर सैयद अली, फारूक बेग, ठीक है, कुवीज जमशेद, तो ये खसरू, ये सभी जो है विदेशी हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है आपको देसी में याद रखने हैं, जैसे ताराचंद, जगन्नाथ लाल है ना, केशु, हरिवंश, ठीक है, यशवंत, बसावन, तो ये सभी चित्रकार हैं। और आपको याद क्या रखना है इनके चित्रकारी कलाकार में? आईने अकबरी के अनुसार अकबर के दरबार में 100 उच्च कोटि के तथा अनेक निम्न कोटि के चित्रकार थे, यानी इन्होंने चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया। हालांकि जहांगीर के समय हमें ज़्यादा ही उभर कर देखने को मिलती है, ठीक है। आईने अकबरी में अकबर कालीन 36 प्रसिद्ध गायकों के नाम उल्लेखित है। कितने गायकों के नाम उल्लेखित है आईने अकबरी में? 36 प्रसिद्ध गायकों के नाम उल्लेखित हैं, जिनमें बाज बहादुर, तानसेन, रामदास, बैजू बावरा, है ना, इन सभी गायकों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और क्या याद रखना है आपको? अकबरकालीन जो कला है, जैसे चित्रकारी का नया विभाग बनाया अकबर ने, ठीक है, चित्रकारी के लिए एक नया विभाग बनाया। इसका जो प्रधान है वो ख्वाजा अब्दुल समद होता था, है ना, और उसी सीरी कलम की उपाधि प्रदान की। किसे? अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि थी, है ना। अकबर के दरबार में 17 या 15, जितने भी कहा जाता है, 17 या 15 में से 13 हिंदू थे। कितने हिंदू थे भाई? चित्रकारों में से 13 हिंदू थे। अकबर ने सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाया, ठीक है। अकबर ने कहाँ अपना मकबरा बनवाया? सिकंदरा में। आगरा में लाल किले का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, तो दीवाने आम, दीवाने खास किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, ठीक है। जोधा भाई का महल किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, ठीक है। एक बार क्रम से देख लेते हैं जो इमारतें अकबर ने बनाई हैं। लगभग आगरे के किले के भीतर 500 इमारत का निर्माण करवाया अकबर ने, ठीक है। अकबरकालीन जो उत्कृष्ट स्थापत्य है जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लाल किला आगरा में, अकबरी महल और जहांगीरी महल आगरा में, ठीक है। लाहौर का किला लाहौर में, मुहाफिज खाना फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सिकरी में। तो मुहाफिज खाना, दीवाने आम, दीवाने खास कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, इसे आप भारत के नक्शे में बनाकर पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कुछ काम आपके लिए भी मैं छोड़ दे रही हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं मैप में भी आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर। जोधा भाई का महल, बीरबल का महल फतेहपुर सिकरी में, मतलब फतेहपुर सिकरी में इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई, है ना। सम्राट का शयन कक्ष और पुस्तकालय भी फतेहपुर सिकरी में बनवाया। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सिकरी में, जामा मस्जिद भी फतेहपुर सिकरी में, और सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सिकरी में। 40 खंबा महल इलाहाबाद में, ठीक है। अकबर ने सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया, कहाँ? अटक, है ना, और इलाहाबाद में। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई के पास की जो भूमि है 134 फीट और उसकी सीढ़ियाँ 42 फीट हैं। कुल मिलाकर यह 176 फीट ऊंचा है बुलंद दरवाजा, ठीक है। अकबर की शासन व्यवस्था थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, अकबर की क्या शासन व्यवस्था थी, कैसा था, ठीक है। तो अकबर की शासन व्यवस्था में अकबर के जो वित्त मंत्री के रूप में हम किसे जानते हैं? टोडरमल, हमने अभी देखा नवरत्न भी टोडरमल के बारे में, है ना। तो वो क्या थे? वित्त मंत्री के रूप में जाने जाते हैं उनको। ये राजस्व एकत्र करने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करते हैं जिसे जब्ती व्यवस्था या दहशाला व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, दहशाला व्यवस्था किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? अकबर के। किसने किया? टोडरमल ने। टोडरमल कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। राजस्व विभाग में सुधार के लिए इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। कौन सी? जब्ती व्यवस्था, जिसे दहशाला व्यवस्था भी कहते थे। क्या होता था इसमें? तो देखिए 10 साल, इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार और उत्पादन का जो भी लागत लगता था ना, उसे सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था और उसी के अनुसार ही उनसे नगद में जो है टैक्स लिया जाता था, ठीक है। दहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए अकबर के समय में करोड़ी यानी जिलाधिकारी की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? करोड़ी या जिलाधिकारी से ही कहते हैं, इनकी नियुक्ति की गई। मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा अकबर ने प्रारंभ की, ठीक है। मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने प्रारंभ की। मनसबदार के बारे में आपको बताऊंगी मैं आगे, जब भी डिटेल से बताऊंगी। थोड़ा सा अब इनको लाइन से देख लेते हैं, ये लास्ट है।
जो भी हमने पढ़ा अभी तक उसे एक बार तिथिवार देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अकबर से जितने भी चीज़ पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे आपके बीच ला दूंगी। ठीक है, तो एक बार पूरा तिथिवार घटनाक्रम देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टाइम लेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जब डेट से आपके पूछा जाए तो आप बता पाएंगे, है ना। तो देखिए 1542 जैसे मैंने बताया कि अकबर का जन्म होता है इसमें। फिर 1556 इसमें अकबर का राज्याभिषेक होता है। 1542 में जन्म, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक। 1560 में जो है बैरम खां का जो संरक्षण काल है वो समाप्त होता है। 1562 में दास प्रथा का अंत। ठीक है, जैसे ही दास प्रथा का अंत होता है वैसे ही 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति होती है। मतलब दास प्रथा का अंत हो गया, दास को अब क्या भेज दिए, तीर्थ भेज दिए, है ना। अब 64 में जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। बोलता है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तो अब जजिया कर को भी क्यों रखूं, उसको भी समाप्त कर देता है। ठीक है, तो वहां तक हो गया। अब ऐसे आपको याद रखना है 71, 73, 75। कैसे याद रखना है 71, 73, 75। 71 में क्या होता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है। ठीक है, जैसे ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है तो 73 में उसमें बुलंद दरवाजा बनाता है ना, और उसी के अंदर इबादत खाना भी बनाता है। ठीक है, तो 71, 73, 75। अब देखिए 75 में जब इबादत खाना बनाता है तो सभी के लिए नहीं खुला होता, लेकिन 78 में उसे सबके लिए खोल देता है, सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, 1579 में आप देखते हैं मजहर की घोषणा करता है। 1579 में मजहर की घोषणा करता है। अब देखिए 1580 में दहशाला बंदोबस्त। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत। दीन इलाही की स्थापना करता है 82 में और 83 में इलाही संवत की शुरुआत करता है। 85 में लाहौर राजधानी परिवर्तन करता है और 1601 में असीरगढ़ में आक्रमण करता है। ये अकबर का अंतिम आक्रमण होता है। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया एक बार दो बार देखिए, याद हो जाएगा। 42 में जन्म होता है, 56 में राज्याभिषेक होता है, 60 में जो बैरम खां है उसका संरक्षण जो है वो समाप्त होता है, और फिर 62 में दास प्रथा का अंत करते हैं, 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करते हैं, 64 में जजिया, मतलब पहले दास प्रथा अंत करते हैं, फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करते हैं, फिर जजिया कर का समाप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 71 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करते हैं, फिर 73 में वहाँ बुलंद दरवाजा बनाते हैं, 75 में इबादत खाना की स्थापना करते हैं जो कि उस समय सभी धर्मों के लिए नहीं खुला था, लेकिन 78 में इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, फिर 79 में मजहर की घोषणा करते हैं, फिर 80 में दहसाला बंदोबस्त, फिर 82 में दीन इलाही धर्म की स्थापना, 83 में इलाही संवत की शुरुआत, 85 में लाहौर राजधानी परिवर्तन किया, 1601 में असीरगढ़ में आक्रमण किया, ये एकदम अंतिम आक्रमण था इनका, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गया अकबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो मैंने पूरे डिटेल से आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं हमेशा आप लोगों के बीच हाजिर रहूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।